बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस कहानी की इससे पहले आप 32 किस्तें सुन चुके हैं। अब 33वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाए। मैंने उसके कंधे पर बेतकल्फी से हाथ मारते हुए कहा, चंगा मैं अभी आया, कहकर वो बाहर निकल गया। मैंने उठकर बाहर जाने वाले दरवाजे की कुंडी लगा ली और दरवाजे से मुल्हिक मैं एक चारपाई पर पांव लटकाए बैठ रहा। उस वक्त सिवाय एक नन्हे से ऑटोमेटिक पिस्तौल के मेरे पास और कुछ नहीं था। उसकी हैसियत भी ना होने के बराबर थी, लेकिन महज इसलिए कि कभी कभी मामूली चीज़ें भी बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। मैं अक्सर ऐसे मौक़ों पर पिस्तौल अपने साथ रखता था। करीबन आध घंटे बाद दरवाजे पर मखसूस दस्तक सुनाई थी। मैंने बेधड़क दरवाज़ा खोल दिया। सरवन सिंह आगे आगे था और उसके पीछे 4 अफराद थे। वो अपने मंसूबे पर अमल कर गुजरा था और मुझे खतरे का एहसास उस वक्त हुआ जब पानी सर से गुजर चुका। आने वाले गो के सिविलियन लिबास पहने हुए थे, लेकिन उनकी मखसूस वज़ाकता ने मुझे उनकी असलियत का एहसास दिला दिया। सरवन सिंह जर्नैल सिंह वगैरह के भेस में मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमियों को ले आया था। नवारदों ने मामले की संगीनी का अंदाजा पहले से कर लिया था, इसीलिए वो पूरी मंसूबाबंदी के साथ आए थे। मैंने उछलकर सबसे आगे वाले सरवन सिंह के पेट में जोरदार लात मारी, लेकिन मेरी तवक्कात के बरक्स वो बजाय उन लोगों पर गिरने के सामने वाली दीवार से जा टकराया और नवारदों ने फुर्ती से पीछे हटते हुए पिस्तौल निकाल लिए। हैंड्स अप। 3 पिस्तौल बैक वक्त मेरी आंखों के सामने लहराए। मेरे हाथ मशीनी अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते चले गए। वो लोग मुझे एक लम्हे की मोहलत देने के लिए तैयार नहीं थे। 2 आदमियों ने मेरे बाजू पीछे की तरफ मोड़े और तीसरे ने बड़ी फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए मेरी दोनों कलाइयां मजबूती के साथ पहले से अपने पास मौजूद रस्सी के जरिए कस कर बांध दी। उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया था और उनका चौथा साथी इसी असना में मेरी तरफ पिस्तौल ताने खड़ा रहा। सरवन सिंह के पेट में मैंने इस कदर जोरदार लात मारी थी कि वो पेट पर हाथ रख के जमीन पर लेटा करा रहा था। बेबस होते ही उन्होंने मेरी तलाशी ली, पिस्तौल अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ ही वो वैश्यों की तरह मुझ पर पल पड़े। उनमें से एक ने, जो कमांडो मालूम होता था, मेरी कमर में जोरदार लात रसीद कर दी। मैं अचानक हमले से आगे की समत लड़खड़ाया तो सामने खड़े हमलावरों ने भी अपने कमांडर का अमल दोहराया और उसके साथ ही मुझ पर घूंसों और ठोकरों की बारिश होने लगी। मैं बेबसी से जमीन पर गिरा, उन्हें देखता रहा। जब मार मार कर वो करीबन थक गए और मेरे भी चेहरे से खून बहने लगा तो उनमें से एक लंबे तड़ंगे शख्स ने मेरे सर के बाल मजबूती से पकड़कर मुझे जमीन से ऊपर उठाया और धक्के देते हुए आगे बढ़ा दिया। चंद लम्हों बाद ही सूरत हाल की संगीनी का एहसास मुझे हो गया। मैं गिरफ्तार हो चुका था और सरेशाम ही ऐसे इलाके में काबू आ गया था जहां से कोई चिड़िया भी पर मार कर बाहर जाने की ताब न रखती थी। मेरे ज़हन ने फौरन मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी की और मैंने सरवन सिंह को उनके सामने गालियां बकना शुरू कर दी। जलील आदमी, तूने सिर्फ 5 किलो अफ्यून के लालच में पकड़ाया है, लेकिन तू बच कर कहाँ जाएगा। सिक्योरिटी के आदमियों ने पहले तो उसे कोई चाल समझा और मुझे धक्के देते हुए बाहर ले आए, लेकिन उनमें से 1-2 ने मशकूक नजरों से सरवन सिंह की तरफ घूरा जरूर था। बाहर निकल कर देखा तो एक जीप और मुसल्ला फौजी भी यहाँ मौजूद थे। गोया उन लोगों ने मेरे फरार के तमाम मुमकिना इम्कानात पर गौर करने के बाद ही ये कदम उठाया था। मेरी आंखों पर उन्होंने स्याह रंग की पट्टी बांध दी और दोनों कलाइयों पर हथकड़ियां पहना दी। फिर मुझे करीबन घसीटते और गालियां देते हुए जीप तक ले आए। किसी ने गालियां देते हुए मेरी गर्दन पर उस जोर का मुक्का मारा कि मेरा सर जीप से टकराया और उसके किसी ऐसे हिस्से में चोट लगी कि मेरा ज़हन तारीकियों में डूबता चला गया। सिर्फ इतना याद रहा कि मेरे बेहोश होने से पहले किसी ने जोरदार थप्पड़ भी रसीद किए थे। उनके ज़हन में शायद ये बात थी कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन जब उन्हें हकीकत का एहसास हो गया तो उन्होंने मुझे जीप में फेंक दिया। होश आया तो मैं किसी तंग सी कोठड़ी में चारों शाने चित पड़ा था, जिसके दरवाजे में 3 या 4 सलाखें लगी हुई थी, जिनसे मुझे ये अंदाजा हो गया कि ये सजा याफ्ता फौजियों के लिए मखसूस किस्म का सेल है जिसमें मुझे बंद किया गया है। पुख्ता सीमेंट से बने फर्श पर सिवाय मेरे जख्मों से रिसने वाले खून के और किसी चीज का नामो निशान दिखाई न देता था। मैंने चाहा कि उठकर बैठ जाऊं, लेकिन जैसे ही हाथ पांव हिलाने की कोशिश की, दर्द की एक तेज लहर उठी और मुझे तड़पा गई। बेइख्तियार मैंने जिस्म ढीला छोड़ दिया। अपने निचले होंठ को दांतों में दबाकर उठने वाली कर्ब की लहरों को किसी हद तक रोकते हुए करवट बदलकर कोठड़ी की दीवार का सहारा लेकर दोबारा उठना चाहा था कि अचानक बाहर कदमों की चाक उभरी और मैं फौरन उसी पोजीशन में चला गया, क्योंकि सोचने समझने के मौके मुझे अभी तक मुयस्सर नहीं आए थे और किसी नतीजे पर पहुंचने के बगैर मैं होश में आना नहीं चाहता था। रात का गालबन दूसरा पहर था और न जाने बेहोशी की इसी कैफियत में मुझे कितने घंटे गुजर गए थे। मैंने चुपचाप आंखें बंद कर ली। एक आवाज कोठड़ी के करीब से सुनाई दी। अभी तक होश में नहीं आया। उसके साथ ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने टार्च की रोशनी मुझ पर फेंक कर सूरत हाल का जायजा लिया हो। फिर दूसरी आवाज उभरी। बड़ी देर हो गई, कहीं मर न जाए, क्या ख्याल है। पहली आवाज दोबारा आई। मेरा ख्याल है सर को रिपोर्ट कर दें। ठीक है। उसके साथ ही वापस जाते कदमों की आवाजें गूंजी। उनके दफा होते ही मैं जैसे तैसे उठकर और कोठरी की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया।
मेरा एक हाथ बेइख्तियार सर की तरफ उठा, जहां एक और नन्हे से सर का इजाफा हो गया था। चोट लगने से सर फट गया और जख्म के गिर्द बाल खून से चिपट गए थे। जिस्म के जिस हिस्से पर भी मेरा हाथ लगता, वहीं से दर्द की एक तेज लहर उठती। मेरा सारा वजूद दुखते हुए फोड़े में बदल चुका था। जरा मोहलत नसीब हुई तो पिछले तमाम वाकयात एक एक करके याद आ गए। तो बिलाकर फंसी गए ना बरखुदार। मैंने अपने आप से कहा, अब दो ही सूरतें हैं, या तो मैं बुजदुलों की तरह हथियार फेंक कर सब कुछ उगल दूं, या जवान मर्दी से हालात का मुकाबला करूं और खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़कर मौके का मुंतजिर रहूं, फिर जैसे ही मुनासिब मौका हाथ लगे भाग जाऊं। पहली सूरत इसलिए तो मुमकिन नहीं थी कि अब मैं काबू में आ चुका था और बुज़दिली के मुजाहरे पर दुश्मन मुझे मुआफी देने से तो रहा। अलबत्ता ये जरूर था कि जब मैं उस चोर की तरह जो पहली ही चोरी पर पकड़ा जाए और पुलिस की तरगीब और धमकियों में आकर तमाम वाकयात बिला कमो कास्त उगलते पुलिस वाली रवायती तफ्तीश का शिकार हो जाऊं और मुझे वही रवायती जुमले सुनने को मिल जाएं कि इसका तो हमें इल्म था साहबजादे, वो वाली बात बताओ जो तुम छुपा रहे हो, और फिर वो वाली बात पूछने का सिलसिला लंबा ही होता चला जाता। अलावा अजीम मुझे इस बात का भी बखूबी इल्म था कि एक मर्तबा इस बात का इकरार कर लेने के बाद कि मैं यहाँ जासूसी करने आया था, मरने से पहले भारतीय जेलों से छुटकारे का मैं तसव्वुर भी न कर सकता था। मैंने बुज़दिलों की तरह जिंदा दरगोर होने की बजाय बहादुरों की तरह हालात का सामना करने की ठानी और मुतमईन होकर बैठ गया। इसे इंसानी फितरत का तकाजा जानिए या मेरी बुज़दिली की अपनी गिरफ्तारी का एहसास होते ही एक एक करके माँ बाप और बहन भाइयों के चेहरे मेरे सामने आने लगे थे। जिस जगह से मुझे गिरफ्तार किया गया था वहां से बमुश्किल 150-200 फरलांग के फासले पर सरहदी लकीर वाक़े थी, जिसके बाद मेरे वतन की आज़ाद फिजाएं शुरू हो जाती थीं। लेकिन हस्बे रवायत कमंद वहीं जा टूटी जहां लबेबाम 2-4 हाथ दूर ही रह गया था। घर याद आया तो यहाँ भी अपने मोहस्नों की फिक्र दामनगीर हुई। क्या सोचेंगे वो लोग, कहीं कड़ी से कड़ी मिलाते तफ्तीश कुनिंदगान राय कोर्ट तक जा पहुंचे तो क्या बनेगा, मैं कैसे उनसे सामना कर पाऊंगा, इंसानी रिश्तों का ये अलमिया वो लोग कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। प्रकाश, पूनम, सुदर्शना तो कौन के तीनों जावियों ने मेरे जहन को अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन करीब आते कदमों की चाप फिर से मुझे हकीकत की दुनिया में वापस ले आई, जहां एक कैप्टन के साथ 3 मुसल्ला फौजी मेरी कोठड़ी के बिल्कुल बाहर सामने खड़े और कितनी देर से मुझे घूर रहे थे। इन लोगों का ताल्लुक किसी जाट रेजिमेंट से था। टार्च की रोशनी बराह रास्त आंखों पर पड़ रही थी। मैंने अपना हाथ माथे पर रख लिया। हाथ ऊपर उठाओ, कैप्टन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, लेकिन मैं बदस्तूर उसी पोजीशन में रहा। कैप्टन मुझे गालियां बकने लगा। मुझे उन लोगों के सामने एक जीदार स्मगलर का किरदार अदा करना था, जिसके लिए जरूरी था कि मैं अपने अंदर जीदारी पैदा करूं और अपने किसी अमल से बुज़दिली का मुजाहिरा न करूं। कैप्टन के बाद उसके महतातों ने भी वही अमल दोहराया, लेकिन मैंने सर झुका लिया और उनकी तरफ देखने से इनकार कर दिया। ताला खोलो, भारतीय कैप्टन ने अपने साथियों को गुस्से से खोलते हुए हुक्म दिया। एक सिपाही ने जेब से चाबी निकाल कर ताला खोल दिया और सब अंदर घुस आए। सबसे पहले कैप्टन ने मेरी पसलियों में ठोकरें मारी, उसके बाद दूसरों ने भी उसकी तलकीद शुरू कर दी। फिर उसने पीछे हटकर 2 सिपाहियों को इशारा किया, जिन्होंने राइफलों के बट मेरे पेट और सीने में मारे। इस दौरान में मैं अपनी चीखों और कराहों को रोकने के लिए अपना निचला होंठ इतनी शिद्दत से दांतों में दबा रहा था कि मेरे होंठों से खून रिसने लगा। साथ ही किसी मूजी की राइफल का बट ऐसी जगह लगा जिससे मेरा ज़हन तारीक हो गया और मुझे कुछ देर के लिए जालिमों से निजात मिल गई। दोबारा मुझे दिन चढ़े होश आया। इस मरतबा हिलने की जरूरत मैंने महसूस ही नहीं की थी और चुपका लेटा रहा। मेरे बदन का रुआं रुआं फरियादी हो रहा था, लेकिन जज्बा ईमानी ने मुझे इतनी तकवीत मुहिम पहुंचा दी कि मुझ में अजियत बर्दाश्त करने का हौसला पैदा हो गया। मेरी कोठरी के सामने एक संतरी टहल रहा था, जो मुझे होश में आते देखकर शायद किसी को रिपोर्ट करने चला गया था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद मैंने एक सिख कर्नल को उस तरफ आते देखा, जिसके साथ 2 मुसल्ला मुहाफिज भी मौजूद थे। मेरी कोठरी के सामने आकर वो रुक गया। हेलो, हाउ आर यू, उसने अंग्रेजी में चहकते हुए कहा। इस तरह वो असल में मेरी शख्सियत का अंदाजा लगाना चाहता था। मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे उसका फिक्रा सुझा ही नहीं। चंद सेकंड तक मेरी तरफ गौर से देखने के बाद उसने यही बात पंजाबी में दोहराई। जवाब में मैं किसी न किसी तरह उठकर बैठ गया। क्या नाम है तुम्हारा? परवेज, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। कहाँ के रहने वाले हो? सियालकोट। वाह यार, तू अपना गराई है, इसे मेरे पास ले आओ। अपने महतातों को हुक्म देकर वो चला गया। थोड़ी देर बाद ही कोठरी का दरवाजा खुला और 3 सिपाही अंदर घुस आए। उठो, उनमें से एक हवालदार ने हुक्म दिया। मुझसे उठा नहीं जाता, मैंने उसी तरह लेटे लेटे जवाब दिया। 2-3 गालियां देने के बाद उसने मेरे घुटने पर इस जोर से राइफल का बट मारा कि बेख्तियार मेरी हाय निकल गई। यूं लगा जैसे घुटना टूट गया हो। मैं शिद्दत दर्द से दोरा हो गया। बाकी दोनों ने मुझे बाजुओं से पकड़ा
और घसीटते हुए बाहर ले आए, जहां एक तरफ कमरों की कतार के बाहर वही सिख कर्नल खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो तेजी से आगे बढ़ा और गुस्से की एक्टिंग करते हुए उसने मुझे लाने वालों को बेतहाशा गालियां देनी शुरू कर दी। सिपाही सहम कर एक तरफ हट गए। मैं बदस्तूर घुटना पकड़े जमीन पर बैठा रहा। उठो जवान, उसने मुझे अजीब सी नजरों से घूरते हुए कहा और सहारे के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मैं उसकी चाल समझ रहा था और दिल ही दिल में उस पर हंस भी रहा था कि अपनी दानिश में उसने बड़ी चालाकी का मुजाहिरा किया था। मैं उसको हाथ पकड़ा कर खड़ा हुआ और करीबन लंगड़ाता हुआ उसके साथ एक कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में पहुंचकर कर्नल ने मुझे एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और खुद सामने रखे मेज पर बैठ गया। इन्होंने तो तुम्हें भोजन भी नहीं करवाया होगा। उसने यहाँ मौजूद सिपाहियों की तरफ इशारा किया। काबू में आए हुए हैं सरदार जी, जो जी में आए वही करें। मैंने बड़े पुरस्कून लहजे में कहा, यार ये लाले साले होते ही ऐसे हैं। उसने हिंदुओं को गालियां देते हुए कहा। उसके साथ ही उसने मेज के किनारे लगे पुश बटन पर उंगली रख दी। फौरन एक अर्दली अंदर आया। इसे भूखा प्यासा मारना है क्या? उसने सिपाही को गजबनाक आंखों से देखा और उसके जवाब देने से कबल ही उसे मेज से नाश्ता लाने का हुक्म दिया। देखो मियाँ, मैं जट हूँ और मुझे भी हिंदुओं से इतनी नफरत है जितनी तुम्हें। अब बदकिस्मती से हमें इन लोगों के साथ रहना पड़ता है तो क्या करें। मैं भी जिला सियालकोट का रहने वाला हूँ। बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, आखिर हम हैं तो एक ही, सदियों से इकट्ठे रहते आए हैं। और फिर तुम भी हमारी तरह दलेर लोग हो और बहादुरों की कदर करते हैं। ये और इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें वो मुझसे करता रहा। इस दौरान में एक सिपाही मेस से चाय और पूड़ियां ले आया। मेरे सामने ही उसने भी एक कप में चाय अंडेली और मुझे मजबूर करके पूड़ियां भी खिलाता रहा। नाश्ता करने के बाद मैं किस हद तक पुरस्कून हो गया था। इस दौरान में उस बेवकूफ सिख कर्नल को भी जैसे यकीन हो चला था कि उसका जादू चल गया है। क्या नाम बताया था तूने अपना? उसने अचानक सवाल दागा। अपनी दानिश में बड़ा नफसियाती हरबा आजमाया था उसने। जी परवेज, मैंने उसी पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। बीए तो हो गए। अचानक उसने पैंतरा बदला। वो क्या होता है सरदार जी? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। देखो मियाँ, तुम परवेज हो या जावेद, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इल्म हुआ था कि जासूस पकड़ा हुआ है और मुसलमानों से अपनी खसूसी मोहब्बत की वजह से तुम्हें देखने आ गया हूँ। मेरा यही मशवरा है कि अपने बारे में सब कुछ सच बता दो। इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि इस तरह मैं तुम्हारे लिए रहम की गुंजाइश निकाल सकूंगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने जेल काटने के बाद हम तुम्हें रिहा कर देंगे। अगर तुम ये समझो कि यहाँ झूठ से काम चल जाएगा तो यह वहम अपने दिल से निकाल लेना। तुम खासे सेहतमंद और खूबसूरत नौजवान हो, लेकिन एक बाजू या टांग से अपाज होने के बाद तुम्हारी क्या हालत हो कि इसका अंदाजा शायद तुम अभी से नहीं लगा सकते। मियाँ, जान है तो जहान है। अगर मेरा बस चलता तो तुम्हें यहाँ से भगा देता, लेकिन मैं भी नौकरी के हाथों मजबूर हूँ। हाँ, अलबत्ता तुम्हारी इतनी मदद जरूर कर सकता हूँ कि अगर तुम सच सच बता दो तो मैं उस अफसर से जो तुम्हारी तफ्तीश करेगा कहकर मामला खत्म करवा सकता हूँ। यहाँ ऐसे ऐसे अजियतनाक तरीके से सजाएं दी जाती हैं कि सुनकर रूंगटे खड़े हो जाएं, और फिर भी कोई जुबान न खोले तो जानते हो क्या होता है। मैंने सिर्फ सवालिया नजरें उसके चेहरे की तरफ उठा दी। बॉर्डर एरिया में ले जाकर ये लोग कुत्ते की मौत मार डालते हैं और लाश को जंगली जानवर खा जाते हैं। उसने आगे की समत झुकते हुए बड़े डरावने लहजे में कहा। उसके बाद उसने खामोश होकर मुझ पर नजरें जमा दी। शायद वो अपने कहे हुए फिक्रों का रद्दअमल मेरे चेहरे पर तलाश कर रहा था। सरदार जी, जो कसम दिल चाहे ले लें, मैं बदमाशियों की औलाद हूँ और तफ्तीश से नहीं डरता। ना ये मेरे लिए कोई नई चीज़ है जो कुछ आप लोग समझ रहे हैं। मैं वो हरगिज़ नहीं। मैंने बड़ी मुल्तजी लहजे में उससे कहा। तो फिर तुम क्या हो? उसने बड़े तमस्खराना अंदाज में पूछा। बात सिर्फ इतनी है सरदार जी कि मैं कल रात की इट लगाने बतौर नमूना सिर्फ 5 किलो अफ्यून लेकर इस तरफ आया हूँ। सरवन सिंह बेईमान हो गया और मेरे ख्याल में उसने अपने नंबर बनाने के लिए आप लोगों को मेरे मुतल्लिक़ गलत इतला देकर मुझे गिरफ्तार करवा दिया है। आपको यकीन ना आए तो उसके घर की तलाशी ले लें। मैंने वही लहजा बरकरार रखा। मेरे जवाब पर सिख कर्नल मुस्कुराने लगा। जाने दो मियाँ, फिर मुझे गालियां दोगे कि सिख होकर भी मुसलमानों से हमदर्दी ना की। बात को समझने की कोशिश करो। अगर इस तरह झूठ बोलने से काम चल सकता तो मैं तुम्हें आगे जाने ही ना देता, लेकिन सख्ती बहुत ज्यादा है और तुम्हारे साथी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। उसने आखिरी फिक्रा कहकर हवा में तीर चलाया और मुतमिन होकर मेरी तरफ देखा। मेरे साथी कभी सरहद अबूर नहीं करते सरदार जी। मैं भी पहली मर्तबा आया और फंस गया। हम लोग सरहद पर ही माल का लेन देन कर लेते हैं। मेरे जवाब पर उसने कसियाने होकर मेरे चेहरे से नजरें हटा ली और खिड़की से बाहर झांकने लगा। फिर अचानक वो मेरी तरफ पलटा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, क्योंकि खामखा दिलचस्पी लेकर मैं अपने मुतल्लक इन लोगों को शक में मुब्तला नहीं करना चाहता। वो अब भी पूरी उम्मीद नजर आता था। फिलहाल तो वापस उस कोठरी में जा रहे हो। कागज पेंसिल वहां मौजूद है। अगर मेरी बात मानो तो उस पर सब कुछ लिख दो, वरना तो यहाँ तफ्तीश का आगाज टांग या बाजू तोड़ने के बाद किया जाता है। इतना कहकर उसने घंटी बजाई। दोबारा वही संतरी अंदर आया।
कर्नल ने उसे मुझे ले जाने का इशारा किया और मुझे अपने हमरा लिए वो उसी कोठरी में आ गया। कमरे के बाहर 15-20 मुसल्ला फौजी खड़े थे, लेकिन उनके खड़े होने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो आम मामूल के मुताबिक खड़े हों, खसूसन मेरे लिए नहीं। मैं खामोशी से सर झुकाए सिपाही के पीछे पीछे चल रहा था। मुझे कोठरी में धकेल कर वहां मौजूद पहरेदार ने बाहर से ताला लगा दिया। कर्नल के कहने के मुताबिक वहां कागज और कलम मौजूद था। मैं चुपचाप बैठा आने वाले हालात से मुतल्लक मंसूबाबंदी करता रहा। यहाँ से फरार के इम्कानात न होने के बराबर थे। इसके मुतल्लक तो मैंने सोचना भी फजूल जाना। रात को फिर वही कर्नल आया। इसका मतलब है तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। ठीक है, खुद ही देख लोगे। मेरा तो जो फर्ज था मैंने पूरा कर दिया, कहकर वो चला गया। कर्नल के जाते ही कुछ फौजी वहां आ गए और दरवाजा खुलते ही मुझ पर टूट पड़े। वो मुझे बेदर्दी से जदोकोब करते रहे। फिर करीबन नीम बेहोश करने के बाद घसीटते हुए एक मेजर के पास ले गए, जिसके इशारे पर मुझे पानी पिलाया गया ताकि मेरे उसान बहाल हो जाएं। मुझे नॉर्मल हालत में देखकर उसने मेरी आंखों में झांकते हुए बड़े खूनखार लहजे में सवाल किया, तुम्हारा ताल्लुक किस एजेंसी से है? मैंने उसे देखा जैसे मुझे उसकी बात की समझ नहीं आ सकी। बको, उसने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। महाराज जी, मैं तो, और मैंने वही सरवंत सिंह वाली कहानी दोहरा दी। उसका गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा और उसने मुझे अपने हाथ में पकड़ी बेद की छड़ी से जानवरों की तरह पीटना शुरू कर दिया। उस कार्य खैर में बाकी लोग भला किस तरह पीछे रह सकते थे? वो भी हस्बे तौफीक अपने मेजर का साथ दे रहे थे। करीबन 2 घंटे तक मैं अजाब झेलता रहा। बिलाकर उन्होंने मुझे दोबारा उसी कोठरी में ला फेंका। शाम के वक्त मुझे एक और कर्नल के सामने पेश किया गया। शायद वो लोग बारी बारी अपनी सलाहियतें आजमाना चाहते थे। ये हिंदू कर्नल सबका उस्ताद निकला। मिस्टर परवेज, मुझे अफसोस है कि हाई कमान ने तुम्हारे बारे में हुक्म दिया है कि अगर तुम सच न बताओ तो तुम्हें गोली मार दी जाए। मैं तुम्हें आधा घंटा सोचने का मौका देता हूँ, इसके बाद हमें माजूर समझना। इतना कहकर उसने मुझे वापस जाने का हुक्म दिया। वापसी पर मेरे साथ उनका सलूक खासा खुशगवार था। सबसे पहले मेरे लिए चाय आ गई और आधे घंटे में 3 मेजर बारी बारी मेरी ब्रेन वॉशिंग करते रहे कि मुझे सब कुछ सच सच उगल देना चाहिए। आदमी जिंदा हो तो रहाई भी कभी नसीब हो ही जाती है। जब आध घंटे तक मैं टस से मस न हुआ तो वही कर्नल आ गया। ठीक है, अगर तुमने मरने का फैसला कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं? मुमकिन है इस तरह तुम्हें कोई बड़ा एजाज मिल जाए और फिर तुम लोग शहीद भी तो हो जाते हो। उसने सारी बातें तंजिया लहजे में कही थी। फिर हुक्म मिला कि मैं अगर चाहूँ तो मरने से पहले इबादत भी कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे बाकायदा गुस्ल के लिए पानी मुहैया किया, फिर नमाज पढ़ने की मोहलत भी दी। इसी असना में मगरब का वक्त हो चला था। जैसे ही अंधेरा फैलना शुरू हुआ उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे पहले से तैयार एक ट्रक में बिठा दिया। जब मैं ट्रक में सवार हुआ तो किसी ने आवाज लगाई, बाकी दोनों को भी ले आओ। ये फिक्रा दानिस्ता मुझे सुनाने के लिए कहा जा रहा था। अपनी तरफ से दुश्मन ने चालाकी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और बड़ा शानदार ड्रामा तरतीब दिया था। कदमों की आहट गूंजी जैसे मेरे बाद कोई और भी सवार हुआ हो और ट्रक चल पड़ा। सिपाही जो मेरे साथ जा रहे थे मुझसे बार बार यही कह रहे थे कि क्यों अपनी जान के दुश्मन हो रहे हो, अब भी मान जाओ। लेकिन मैं तन बतकदीर बैठा उनकी चालाकी पर दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। करीबन आध घंटे के बाद ट्रक एक जगह ठहर गया और किसी ने आवाज लगाई, बंदोबस्त हो गया। ऑल राइट सर, जवाब मिला। फिर किसी ने मेरे करीब आकर कहा, मिस्टर परवेज, तुम्हें आखिरी चांस दिया जा रहा है, या तो अपने जासूस होने का इकरार कर लो या फिर। यह अधूरा जुमला जानबूझकर अंग्रेजी में कहा गया था। मैं खामोश रहा। नीचे से किसी की आवाज आई, नंबर 1 खुलाओ। ट्रक से किसी के उठने की आवाज आई और चंद मिनट के बाद ही फायरिंग सुनाई दी। फिर वही आवाज गूंजी, नंबर 2 को लाओ। वही अमल दोहराया गया और दोबारा आवाज गूंजी, नंबर 3 को लाओ। उसके साथ ही 2 जवानों ने मेरे बाजू दोनों तरफ से थाम लिए। मेरा दिल कह रहा था कि यह सब ड्रामाबाजी है, लेकिन फिर भी खौफ की एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में तोड़ गई। हल्क खुश्क होता जा रहा था और हालत ये थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। एक जगह पहुंचकर वो ठहर गए और मुझे किसी ने दीवार के साथ खड़ा कर दिया। नंबर 3, तुम्हें आखिरी मौका दिया जा रहा है। तब मैंने सोचा अगर वो हकीकत में जो इससे पहले हो चुका है तो मुझसे पहले शहादत पाने वालों को भी आखिरी मौका मिला होगा और फायरिंग होने का मतलब ये है कि वो अपने अज़म पर डटे रहे। फिर मैं क्यों ना उनका रास्ता ही इख्तियार करूं और अल्लाह के हजूर सुरखरुई के साथ पेश हूं। इस ख्याल ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैंने उन्हें बजाय जवाब देने के दिल ही दिल में कलमा शहादत का विर्द शुरू कर दिया। 4 जवान, वही आवाज गूंजी। उसके साथ राइफलों के लोड करने का शोर उठा। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, स्टॉप। किसी के भागते कदमों की आवाज सुनाई दी। इसे अभी आई जी के रूबरू पेश करना है, ऊपर से हुक्म आया है। आने वाले ने कहा, बड़े खुशकिस्मत हो, कुछ दिन और जिंदा रहने को मिल गए। वही आवाज सुनाई दी। मुझे राइफलों के बट मारते हुए लोग घसीटते हुए एक जीप तक ले आए और जब मेरी आंखों की पट्टी खोली तो मैं एक पुलिस स्टेशन में मौजूद था। यहाँ सारी रात पुलिस वाले मुझ पर तशद्दुद करते रहे। वो पुलिस के रवायती हरबे 3rd डिग्री अपना रहे थे, लेकिन मेरी तरफ से उन्हें वही कहानी सुनने को मिल रही थी जो मैं पहले बयान कर चुका था। करीबन 4 घंटे तक मगजमारी करने के बाद बिलाकर उन्होंने मुझे अदमुआ करके हवालात में फेंक दिया। मेरा पुलिस रिमांड उन्होंने हासिल कर लिया था।
सुबह पुलिस के 4 सिपाही मुझे लेकर आजमे अमृतसर हुए, जहां पंजाब के बदनाम तरीन अमृतसर इंटरोगेशन सेल में मेरी तफ्तीश होना करार पाई। पुलिस ने कमाल मेहरबानी से मेरी आंखों पर पट्टी ना बांधी। मेरी चादर भी अभी तक की इत्तेफाक से मेरे पास मौजूद थी। किसी की नजर उस तरफ नहीं गई थी, वरना उन्होंने तो मुझे मेरी जूतियों तक से महरूम करके एक टूटी फूटी चप्पल पहना दी थी। मेरे साथ 2 राइफल बरदार सिपाही थे, लेकिन मैं जानता था कि उनकी बंदूकें लोड नहीं रहती। सरहद यहाँ से करीबन 1-1.5 मील दूर थी। मैंने जान पर खेलने का फैसला कर लिया और फरार का मंसूबा बना लिया। उन्होंने हथकड़ी मेरे एक हाथ में पहना दी। थाने से कुछ फासले पर खेतों का सिलसिला था, जिसके बाद देहाती आबादी और फिर सरहद। हम लोग थाने के नजदीक उस मैदान की तरफ जा रहे थे जहां से हमें अमृतसर जाने के लिए लारी हासिल करना थी। यहाँ सिर्फ गिनती के चंद लोग नजर आ रहे थे। एक सिपाही ने मेरी हथकड़ी का कुंडा लापरवाही से हाथ में पकड़ रखा था। जैसे ही मौका मिला मैंने पूरे जोर से झटका मारा और हथकड़ी उसके हाथों से निकल गई। चंद सेकंड के लिए तो वो सब हक्के बक्के रह गए। मैं दीवाना वार खेतों की तरफ भाग निकला। भागो पकड़ो का शोर मचाते हुए पुलिस वाले मेरे ताक्कु में थे। बदकिस्मती से खेतों के नजदीक कुछ नंग सिख खड़े थे, जो चौकन्ने हो गए और अपनी रवायती बर्छे निकाल लिए मेरी तरफ लपके। मेरे इतने करीब आ चुके थे कि झुकाई देकर निकलने का मौका ना मिल सका। मैंने अपनी दानिश में बड़ी ऊंची छलांग लगाई, लेकिन एक नंग के बर्छे की अनी मेरी टखनों में पिवस्त हो गई और मैं मुंह के बल नीचे आ गिरा। वहां मौजूद तमाम लोग पुलिस समेत मुझ पर टूट पड़े। इतना मारा कि दोबारा मुझे होश थाने में आकर ही आया। 2 दिन तक ये लोग जख्मी होने के बावजूद अपना गुस्सा मुझ पर निकालते रहे। तीसरे रोज मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर उल्टी हथकड़ी उन्होंने मुझे लगाई और एक जीप में बिठाकर अमृतसर को चल दिए। इंटरोगेशन सेंटर के बाहर जीप ठहर गई। मेरी आंखों पर बदस्तूर पट्टी बंधी रही। मुझे घसीटते हुए लोग एक कमरे में ले गए। यह कमरा असल में बाहर बना हुआ था, जहां मुलजिमों का इंदराज किया जाता था। मेरा चार्ज उन लोगों ने वहां मौजूद गार्ड को दे दिया और चंद मिनट के बाद ही मैं नए कसाईयों की मईत में मस्बा खाने की तरफ चल दिया। मुसलसल आंखों पर पट्टी बंधे रहने की वजह से मेरी कनपटियां दुखने लगी थीं, लेकिन किसी भी मरहले पर मैंने उनसे ये दरख्वास्त नहीं की थी कि वह उसकी गिरफ्त ढीली कर दें। चलने से मेरी टांगों का दर्द भी जाग उठा था, लेकिन ये ऐसी बातों पर तवज्जो देने का वक्त नहीं था। मेरी आंखों पर पट्टी एक बड़े हाल कमरे में ले जाकर खोली गई। पहले पहल तो यूं लगा जैसे मैं अंधा हो गया हूँ, लेकिन जल्द ही बिनाई बहाल हो गई। मेरे सामने एक एसपी, 2 इंस्पेक्टर और 3-4 सिपाही खड़े थे। वो सब मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। की ना है तेरा? सिख एसपी ने पूछा। सरदार जी परवेज, मैंने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। बोलते किस तरह हो ओए? एक इंस्पेक्टर ने मुझे घूरते हुए कहा। एसपी मुझे गालियां बकने लगा। शायद ये कोई सिग्नल था, क्योंकि दूसरे ही लम्हे मेरी टांग खींचकर मुझे मुंह के बल जमीन पर गिरा दिया गया। उसके साथ ही एक कंबल मुझ पर आन पड़ा। ये कंबल खासा भारी था। कंबल के नीचे दुबके ही मुझ पर लाठियां बरसने लगी। मुझे बाद में इल्म हुआ कि इस सजा का नाम कंबल परेड है और हर नौवार्द को सबसे पहले इसका सामना करना पड़ता है। पहले तो अचानक कंबल ऊपर आ पड़ने से दम घुटने लगता है, फिर इस पर इन दरिंदों का बेतहाशा लाठियों बरसाना, चीखने चिल्लाने की आवाज भी बाहर नहीं निकल पाती। तकरीबन 3-4 मिनट तक उनकी मशक़ सितम जारी रही और जब मैं मार खाते खाते अदमुआ हो गया तो मुझे डंडा डोली करते एक और दरवाजे से गुजार कर दूसरे हाथे में ले गए, जहां एक कितार में बहुत सी कोठरियां बनी हुई थी।